गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रेजोनेंस के लिए रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस के रूल। उसमें हम ये पता कर रहे थे कि कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे और कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके लिए हम कुछ बातें पढ़ रहे थे। पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था, जो स्ट्रक्चर्स हमारे आइडेंटिकल होते हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करती हैं। अगर आप मान लो किसी कंपाउंड के आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो दिखने में सेम है, आइडेंटिकल है, सेम ना बोलो सिमिलर बोल दो, दिखने में सिमिलर है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूशन शो करते हैं, उनमें कम ज्यादा वाला कंट्रीब्यूशन नहीं होता। दूसरा रूल फिर मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स का। मैंने बोला था आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा आती हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कम आती हैं वो कम कंट्रीब्यूट करेगा। तो जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा। थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, चार्ज सेपरेशन का। अगर आप कोई मॉलिक्यूल ले रहे थे, उस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, पहले वाले स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं आ रहा, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, इसे बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्ज सेपरेशन आती है वो कम कंट्रीब्यूट करते हैं और दूसरे जो होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं आ रहा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन। मैंने बोला था जैसे मान लो मेरे पास ये दो स्ट्रक्चर आ गए, एक में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास है और एक में एक एटम का गैप है, मतलब ये वाला चार्ज सेपरेशन जो है वो छोटा है, ये वाला चार्ज सेपरेशन लार्ज है। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें चार्ज के अंदर डिस्टेंस कम होता है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे जैसे चार्जेस के अंदर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उनका कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। इनमें ये जो चार्ज सेपरेशन वाला पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप बहुत बार एक्सप्लेन जब किया करेंगे हमारे कंसेप्ट्स को, तो चार्ज सेपरेशन वाला कंसेप्ट आप बहुत बार यूज करते होते हैं कंट्रीब्यूशन बताने के लिए। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं, उसको याद रखना। मैं आपको बता रहा हूँ अगला स्ट्रक्चर जो हमारा अगला रूल जो हमारा है फिफ्थ रूल। फिफ्थ पॉइंट बना हो गया, when atoms of different electronegativities are involved then negative charge must be present on more electronegative atom. More electronegative atom for greater contribution. For greater contribution. बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी हमारे बहुत सारे कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में यूज होता है। मैंने आपको ये बोला कि सपोज करो आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। उस मॉलिक्यूल में ना हमारे पास दो अलग अलग एटम्स है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी अलग अलग है। तो अपने को क्या करना है, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है अपने को नेगेटिव चार्ज किसे प्रोवाइड करना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ध्यान से सुनना, अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पॉजिटिव चार्ज दे देते हो तो वो कम कंट्रीब्यूट करेगा। समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, तो अपने को यही करना होता है। जैसे सपोज करो मेरे पास ये एल्डिहाइड था, इस एल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन दो आ रही है। इसमें ना मैं दो पॉसिबिलिटीज आपको शो कर सकता हूँ। एक तो ये वाली बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दो, अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, बॉन्ड तोड़ो और कार्बन को नेगेटिव दे दो।
तो यानी कि ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो बच्चे ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला। ये वाला स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, उसके लिए आप ये वाला रूल डिस्कस करेंगे। मैंने बोला कि जब भी आपके पास 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वाले एटम होते हैं तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव आ जाएगा वो स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कम करेंगे। तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे कंट्रीब्यूशन इसका आएगा और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका आएगा, थर्ड स्ट्रक्चर का। ये हमारा रूल था। तो ये एग्जांपल है, एग्जांपल लिख लोगे। जो कंट्रीब्यूशन वाला हमारा टॉपिक था वो खत्म हो गया, रेजोनेंस का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। हाँ जी, हाइपर कंजुगेशन करेंगे आज, सारे इफेक्ट खत्म हो जाएंगे, फिर 3 इंटरमीडिएट है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। पे हाइड्रोजन ही आएगा सर, सॉरी कीटोन बना दिया मैंने, हाइड्रोजन ही आएगा बिल्कुल। तो ये हमारा लास्ट रूल था रेजोनेंस की कंट्रीब्यूशन के लिए। ये जो मैंने आपको लास्ट वाले 2-3 रूल बताए हैं ये बहुत यूज होते हैं एग्जांपल्स में, ठीक है। अच्छा एक चीज तो रहेगी अपनी, आपने हेडिंग क्या डाली थी, रेजोनेंस इफेक्ट, और आपने बोला था कि इसको आप आर इफेक्ट भी बोल देते हैं। इससे पहले आपने कौन से इफेक्ट पढ़े थे, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रोमेरिक भी 2 तरह का होता है, प्लस ई और माइनस ई। फिर यही वाला क्राइटेरिया फॉलो करते हुए रेजोनेंस इफेक्ट कितने तरह का होता है, प्लस आर और माइनस आर। तो वो तो मैंने बताया ही नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप इसके अंदर सब हेडिंग डालोगे, टाइप्स ऑफ आर इफेक्ट, टाइप्स ऑफ आर इफेक्ट। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, लेकिन अभी नहीं, जब आप अगला चैप्टर करेंगे, अगले चैप्टर में ये मैं आपको दोबारा बताऊंगा, फिर से बताऊंगा। और ये स्पेशल आप पढ़ते हैं बेंजीन वाले कंपाउंड्स के लिए जहां पे बेंजीन प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास कितने टाइप का रेजोनेंस इफेक्ट होता है, 2 टाइप का, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर इफेक्ट कौन सा होता है, जिसमें हमने जो ग्रुप लगाया होगा, ध्यान से सुन लो, प्लस आर इफेक्ट में हमने हमारी कार्बन चेन लगाया होता है, वो ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जो ग्रुप हमने लगाया है वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ऐसे ग्रुप्स जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट कराते हैं। दोज ग्रुप्स which donates electron to the carbon chain via resonance show plus R effect। जैसे कि कौन, ध्यान से देखना, ये याद रखना हमेशा के लिए। हाइड्रोक्सी ग्रुप, अमाइन ग्रुप, अमाइन में प्राइमरी अमाइन भी आ जाएगा, सेकेंडरी अमाइन भी आ जाएगा और टर्शियरी अमाइंस भी आ जाएंगे। फर्क क्या है तीनों में, हाइड्रोजन हटा के कार्बन चेन लगाता जा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा एल्कोक्सी ग्रुप, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, प्लस आर वाला। और जितने भी हमारे हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन तो नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का प्लस आर इफेक्ट होता है। ये क्या करते हैं, रेजोनेंस के थ्रू ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एक बार देखना बच्चे ध्यान से, ये OH में तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, इलेक्ट्रॉन, तो फिर मैंने इनको डोनेटिंग क्यों बोला। तो इसके लिए आप ये देखो, इलेक्ट्रॉन छीनते हैं वाया सिग्मा बॉन्ड। रेजोनेंस में अब किसकी बात करते हैं, पाई बॉन्ड की, कंजुगेशन की। तो रेजोनेंस जो होता है वो क्या करता है, पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है और सिग्मा के थ्रू लेता है। तो फिर मैं इसको डोनेटिंग क्यों बोल रहा हूँ, काम तो ये दोनों करता है। अब इसके लिए देखो क्या हुआ,
मैंने क्या किया, मतलब मंदिर में गया मैं, तो मंदिर के बाहर भिखारी बैठा हुआ था, मुझसे पैसे मांग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके कटोरे में 50 रुपए डाल दिए, 50 डाल के मैंने 30 निकाल लिए, तो अल्टीमेटली मैंने उसको 20 डोनेट किए। यहाँ पे भी यही हो रहा है। जब ये रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करते हैं तो डोनेट करते हैं ज्यादा, और इंडक्टिव के थ्रू छीनते हैं कम। तो ओवरऑल इफेक्ट कौन सा आता है, डोनेटिंग इफेक्ट आता है। इसलिए प्लस आर वाली इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। समझ रहे हो ना? मैंने मेरे दोस्त के मेरा दोस्त आया हुआ था, तो मैं उसके गले मिला, तो मैंने क्या किया, गले मिलते टाइम एक जेब में 500 डाल लिया और दूसरी जेब में से 200 का नोट निकाल लिया। अल्टीमेटली मैंने उसको 300 रुपए दे दिए। तो ये डोनेशन होती है प्लस आर वाली की। समझ में आ गया होगा? एग्जाम्पल है मेरे पास, झूठ नहीं बोल रहा है। एग्जाम्पल कंजुगेशन है डबल सिंगल लोन पेयर। कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगी, नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज। ये देखो मेरे सीएल ग्रुप ने डोनेट कर दिए। अगर मेरा सीएल ग्रुप डोनेट करेगा, इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर वाला। समझ में आ गया होगा? ये एग्जांपल थे, ये मैंने अप्लाई करके दिखा दिया, इसे भी नोट कर लो। आठ, मतलब ये तो 6 दो शेयर है। चलिए तो लिख लियो बच्चे एग्जांपल। ये था हमारे पास प्लस आर इफेक्ट। दूसरा आ जाएगा माइनस आर इफेक्ट। अब देखो प्लस आर वाले तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो माइनस आर वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन छीनेंगे। Those groups which withdraws electron from the carbon chain via resonance show minus R effect. डेफिनेशन मैंने लिख दी है। ऐसे ग्रुप्स जो कार्बन चेन के साथ कनेक्ट होते हैं और फिर उनसे इलेक्ट्रॉन छीनने लग जाते हैं, और कैसे छीनेंगे, रेजोनेंस के थ्रू छीनेंगे। ऐसे ग्रुप्स को आप क्या बोलते हैं, माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप। कौन है बच्चे ऐसे ग्रुप? ये है हमारा साइनाइड ग्रुप, हमारा नाइट्रो ग्रुप, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, हमारा कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एस्टर ग्रुप, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। देखो ट्रेजेडी देखो तुम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले एग्जांपल में से बन ही नहीं गए थे, तो मैंने बनाने के लिए क्या किया था, OH फिर NH2 फिर इस पे हाइड्रोजन हटा के कार्बन चेन लगाता गया, है ना। डोनेट करने वाले है ही नहीं दुनिया में, अच्छा काम करने वाले होते ही नहीं है, छीनने वाले बहुत होते हैं। छीनने वालों को मैंने तुम्हें 6 एग्जांपल दिखाए, वो भी अलग अलग। तो ये ऑर्गेनिक की ट्रेजेडी। मैंने बोला था ऑर्गेनिक और जो हमारी लाइफ है वो लगभग सेम ही होती है। ऑर्गेनिक नहीं मतलब हमारी केमिस्ट्री। तो हमारी दुनिया में भी यही हो रहा है ना, जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं वो कम है, बुरे काम करने वाले ज्यादा। यहाँ पे भी यही, डोनेट करने के लिए तो अपने को एक्टिंग करनी पड़ती है, इस पे आर लगा दो, लेकिन छीनने वाले बहुत हैं। अभी मैंने और लिखे नहीं है, एसिड क्लोराइड, अमाइड, एनहाइड्राइड सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। तो छीनने वाले ज्यादा होते हैं, डोनेट करने वाले कम होते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास हमारा माइनस आर इफेक्ट। सर ये शो करके दिखाओ, शो करके दिखा देते हैं। वही एग्जांपल ले लेता हूं जो मैंने पीछे लिया था, बस फर्क क्या है, क्लोरीन की जगह साइनर लगा दिया। अब क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन देता था, ये इलेक्ट्रॉन ये कहेगा लास्ट डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो इसने इसके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, हमारे कार्बन पे बचाने पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और खुद ये इलेक्ट्रॉन गेन करके छोड़ा हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है जी, तो इस तरीके से काम बनता है। ठीक है जी, इसको बना दो। इसमें ना हमारे ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो माइनस आर इफेक्ट। हो गया, खत्म हो गया बच्चे रेजोनेंस। फाइनली लास्ट इफेक्ट आ गया हमारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, नंबर 4। पहला था इंडक्टिव, दूसरा था इलेक्ट्रोमेरिक, तीसरा था और चौथा है
हाइपर कंजुगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किसी काम का नहीं है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कभी जिंदगी में काम नहीं आएगा वो। इंडक्टिव मेन है, रेजोनेंस मेन है, हाइपर कंजुगेशन भी मेन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एल्कीन्स के लिए। किसके लिए? एल्कीन्स के लिए, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रही होगी। उसके अलावा आप इसको याद नहीं करते। जब मुझे एल्कीन्स की स्टेबिलिटी बतानी होगी ना, तब मैं इसको याद करूंगा। बाकी आपको एल्केन की स्टेबिलिटी बतानी है, एल्काइन की बतानी है, बेंजीन की बतानी है, साइक्लिक कंपाउंड की बतानी है, उनके लिए फिर आप इंडक्टिव और रेजोनेंस को याद करते हैं। लेकिन इसके लिए डबल बॉन्ड के लिए आपका सिर्फ हाइपर कंजुगेशन को। तो इसका एक ही फायदा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक भी नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसको चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडक्टिव, और तीसरे पे हाइपर कंजुगेशन। चौथे का नाम ही लेता मैं, इतना मतलब इतना वेस्ट है वो, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है ना? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइपर कंजुगेशन की। इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस के कजन भाई जैसा है तो रेजोनेंस ही, पर इसमें आप बॉन्ड्स का ट्रांसफर नहीं दिखाते। एक आधी जगह पे ना बॉन्ड्स की कमी हो जाएगी, तो जहां पे बॉन्ड नहीं बनाएंगे वहां पे नो बॉन्ड रेजोनेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर-नेथन इफेक्ट। ये साइंटिस्ट हैं, मतलब रिसर्चर्स जिन्होंने पता किया। इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर-नेथन इफेक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा पाई कंजुगेशन। अब ये वाला नाम बताना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं आपको ये नाम ना बताऊंगा फिर आपको हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो बच्चे, करना क्या अपने को, डबल बॉन्डेड कार्बन लेना है। डबल बॉन्डेड कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सही है? अपन ने क्या करना है? डबल बॉन्डेड कार्बन लेने, उससे अगला कार्बन चेक करेंगे। डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं चेक करने, उससे अगला कार्बन, उससे अगले कार्बन पे हाइड्रोजन होगा। अब यहां पे देखो ध्यान से, हाइड्रोजन जो है उसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाई हुई है, एक ही बॉन्ड होती है, वो कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होती है। और ये वाला जो कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है ना? दोबारा बोल देता हूं मैं। हमारे पास एक डबल बॉन्डेड कार्बन है, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन का सेट है, उससे अगले कार्बन पे जाना है अपने को। जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो sp2, जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो sp3। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके पास कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे? 4 होंगे। 4 में से एक तो बॉन्ड बना रहा है कार्बन कार्बन वाली, बाकी 3 पे हो सकता है हाइड्रोजन अटैच हो। सपोज करो मेरी चेन यहाँ पे खत्म हो रही है, तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? अब जो ये कार्बन के 3 हाइड्रोजन होंगे, ये इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है ना, मैं ये बोल रहा हूँ। तो हमारे पास जो कार्बन से डबल बॉन्डेड कार्बन से अगला कार्बन होता है, उसके पास अपना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सही बोला ना मैंने? ये वाले कार्बन कौन से हैं? डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। तो यहां पे क्या होगा देखो, p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, px, py और pz। हम कितने यूज कर रहे हैं? तो हमारे पास एक p ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसने हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं की, यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर रहा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। अनहाइब्रिडाइज्ड। तो ये कौन सा p ऑर्बिटल है? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं? साइड वेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। आपको मैंने ये 4th चैप्टर में बताया था, मुझे पता है नहीं यार, तो दोबारा सुन लो, बहुत ही इजी कांसेप्ट है बच्चे। हमारे पास किसी भी पर्सन को, किसी भी फ्रेंड को ग्रीट करने के 2 ही तरीके हैं, या तो हम हमेशा नमस्ते करके बुलाते हैं, या हम क्या करते हैं? हेलो मिलाते हैं। तो हेलो में आप क्या करते हो? ऐसे हेलो मिलाते हो ना, हाथ का ये वाला जो एंड होता है वो इस एंड के साथ ओवरलैप करता है, तो ये वाला एंड इस एंड के साथ ओवरलैप कर रहा है। ये कौन सी ओवरलैपिंग है? एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग में क्या बनती है? सिग्मा बॉन्ड बनती है, याद रखना। ठीक है? और इसके बाद क्या होगा? या तो हम नमस्ते बुलाएंगे,
तो मैंने हाथ की ये वाली साइड इस साइड से ओवरलैप करवा दी। ये कौन सी ओवरलैपिंग है? साइडवेज ओवरलैपिंग। जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो कौन सी बॉन्ड बनती है? याद रखना है। नमस्ते का मतलब सिंगल बॉन्ड सिग्मा, एस फॉर सिंगल, एस फॉर सिग्मा। तो सॉरी, और हैंडशेक का मतलब सिग्मा। ठीक है जी, उल्टा बोल गया था पहले, सॉरी। नमस्ते का मतलब पाई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये बनाता है सिग्मा बॉन्ड, ये बनाता है पाई बॉन्ड। ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे, आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। मैं ओवरलैप होने वाली पिक्चर बना देता हूं। इस तरीके से ओवरलैप हो जाएंगे। अब इस तरीके से ओवरलैप होंगे तो क्या होगा? ओवरलैप होने पे डबल बॉन्ड बन जाएगी। तो ओवरलैप होने पे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गई। अब ये वाला ऑर्बिटल पहले किसके साथ इन्वॉल्व था? पहले ये वाला ऑर्बिटल था हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व, लेकिन अब इस ऑर्बिटल ने ओवरलैप करके बॉन्ड बना ली, तो हाइड्रोजन वाली बॉन्ड टूट गई। हाइड्रोजन वाली बॉन्ड टूट गई, हाइड्रोजन बेचारा यहाँ पे बिना बॉन्ड का हो गया, बॉन्ड नहीं है। इसे बोलते हैं हाइपरकंजुगेशन। क्या किया मैंने? ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विद पाई अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। दिस कंजुगेशन इज नोन एज सिग्मा पाई कंजुगेशन या हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस। समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये छोटी सी कहानी है, मैंने थोड़ा सा गलत बनाया। गलत इन द सेंस, जब आप यहाँ पे बॉन्ड बनाते हो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, मैंने वो नहीं बनाया था, इसका नेगेटिव आ जाएगा, पर मैंने आपको ये समझाया, तो इसलिए मैंने इसको तोड़ा नहीं था। रेजोनेंस तो आगे चलती है, जब आप ये वाली बॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड क्या बनाएगी? तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर बनेगा। सारी रिप्रेजेंटेशन वही है, एक ही फर्क है बस, मैंने कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड नहीं दिखाई, तोड़ दी। नो बॉन्ड रेजोनेंस। समझ में आ गया होगा? लिखना स्टार्ट करोगे। लिखोगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन involve delocalization of sigma electrons। रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं? पाई। रेजोनेंस में पाई। हाइपर कंजुगेशन में कौन से होते हैं? सिग्मा। डबल बॉन्ड के होते हैं ना पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो रेजोनेंस में। दोबारा बोल रहा हूं एक बार, हाइपर कंजुगेशन involves delocalization of sigma electrons through overlapping of p orbital of double bond, ये वाला p orbital of double bond and sigma orbital of adjacent single bond। sigma orbital of adjacent single bond। साथ वाला जो कार्बन था वो सिंगल बॉन्डेड था ना, उसके साथ आप सिग्मा वाली ओवरलैपिंग कर रहे हैं। बढ़िया बना के दिखा रहा हूं एकदम प्रॉपर, जो आपने बनाना है। ये हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन जिनके p ऑर्बिटल ये, इससे अगला कार्बन होता है सिंगल बॉन्डेड, और इसके ऊपर अपन ने क्या लगाया हुआ है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में H। तो ये है हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो कि पाई बॉन्ड बना रहा था। ये है हमारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहा था। पहले तो इन दोनों की ओवरलैपिंग करवाई हुई थी अपन ने, डबल बॉन्ड बनी हुई थी, लेकिन अब मैं इनकी ओवरलैपिंग तोड़ के क्या कर रहा हूं? पाई वाले की सिग्मा के साथ ओवरलैपिंग करवा रहा हूं। तो इस कंजुगेशन को आप क्या बोलते हैं? सिग्मा पाई कंजुगेशन या हाइपर कंजुगेशन। ठीक है जी, ये बना लो ऐसे। सर ये बॉन्ड आपने टेडी शो करिया खुद भी ऐसे? नहीं टेडी शो करिए मैंने, थोड़ा अलग शो करने के लिए, क्योंकि अगर मैं एक ही लाइन में बना लेता फिर आप ये भी सिंगल सेम समझ लेते। ये सिंगल नहीं है, डबल है, क्योंकि p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो ये डबल में कन्वर्टेड होती है।
ठीक है ना, तो इसको ऐसे बना, ऐसे बना। ट्रिपल होती तो नीचे वाला भी ऑर्बिटल नहीं, पी ऑर्बिटल ही कंप्लीट होता है बच्चे। तो उधर भी ये हाइब्रिडाइज्ड है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, स्पेशल लिखवा रहा हूं मैं। हाइब्रिडाइज्ड में क्या होता है, ये भी डबल ही होता है। जो हाइब्रिडाइज्ड होता है ना, ये डबल होता है, और इसमें ये होता है बच्चे। इधर देख रहे सौरभ, वहां पे नहीं है पी ऑर्बिटल, यहाँ पे है। ये पी ऑर्बिटल में क्या होता है, दोनों लोब्स इक्वल होते हैं, और हाइब्रिडाइज्ड में क्या होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। और खुद सोचो, इनमें से बॉन्ड बनाने वाला कौन होगा, बड़े वाला, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ये बॉन्ड तो बनाता नहीं, जिसको शो भी नहीं किया आपने, ये चीज। अनहाइब्रिडाइज्ड में दोनों बराबर होते हैं, ऐसे फिर दोनों दिखाने पड़ते हैं। बॉन्ड यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है। समझ में आ गया होगा। तो हाइपर कंजुगेशन का कांसेप्ट हो गया। फॉर एग्जांपल के थ्रू शो कर देते हैं। प्रोपीन, फॉर एग्जांपल प्रोपीन। हाँ, तो छुट्टी जल्दी हो जाएगी आज, टेस्ट टाइम का। एक बात तो कल छुट्टी हो जाएगी। चलो, तो क्या बोला था मैंने अभी, प्रोपीन का एग्जांपल। सॉरी, ये देखो अभी प्रोपीन का एग्जांपल बनाना मत, एक बार देख लो। ये रहा प्रोपीन, ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे अगला सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जो कि हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? आपा ने करना क्या है, एक बार देखो। आपा ने इसका पी ऑर्बिटल और इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों की ओवरलैपिंग करवानी है। ये हाइड्रोजन रोने लग गया, कहता है मुझे क्यों पकड़ते हो हमेशा, मेरी क्यों ओवरलैपिंग करवा रहे हो, इसकी करवाओ। इसको करवाएंगे, ये रोने लगेगा, कहता है मुझे क्यों पकड़ते हो, इसको पकड़ो। तो कितने केस पॉसिबल हैं? तीनों शो करने पड़ेंगे। रेजोनेंस में भी तो यही करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। वहां पे बोलते हैं यहाँ पर रेजोनेंस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाइपर कंजुगेशन के हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। समझ गए? रेजोनेंस में क्या बोलते हैं, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या बोलेंगे, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा बना देते हैं जी। अब ध्यान से देखो कैसे बनाने हैं, एक देखती समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये है ना अपने पास, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग हो गई, तो उससे ये वाली बॉन्ड यहां आ जाएगी और ये वाली बॉन्ड, ध्यान से देखो एक बार, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये डबल थी, क्या बन गई सिंगल, ये सिंगल थी, क्या बन गई। हाइड्रोजन की बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन चले गए तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, ये दोनों तो नहीं छड़े आपने, हाइड्रोजन शो करने हैं। बस यही तो मेन चीज है कि हाइड्रोजन यहां से जाता नहीं है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब एक बार देखो, अच्छा एक बार देखो, मैंने बोला था ना लड़ाई हो जाएगी, ये हाइड्रोजन रोने लग गया, कहते हैं यार मेरी क्यों बॉन्ड लेके जाते हो, बाकी भी तो हाइड्रोजन है। पापा क्या बोलेंगे, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, सबको एक एक बार जाना पड़ेगा। तो पहले ये वाला हाइड्रोजन गया, अब कौन सा जाएगा, जब ये वाला जाएगा इसकी बॉन्ड वापस आ जाएगी। ये एक बार रुक जाओ, देख लो, तसल्ली कर लो, आराम से, गलती नहीं होनी चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर पता कैसे बने, ये स्ट्रक्चर ऐसे बने, इस बॉन्ड को लेके गया था, अब इसको ले गया, बात तो एक ही है। तो ये चीज बता रहा हूँ, अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो ये बारी बारी एरो चेंज ही करनी होती है। एरो तो अपन पहले वाले स्ट्रक्चर ये दिखाते हैं, बाकी में अपन पॉसिबिलिटी बना देंगे। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, अब बना, अच्छा गलती करती मैंने, हाँ जी, ये उधर ये सही कर देते हैं सब कुछ। ये तो ये हमारे पास हमारा एग्जांपल आ गया प्रोटीन का। बना लिया, बनाओ जल्दी बनाओ। कोई डाउट है तो बताओ भाई।
इजी काम है, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल है, उसके बाद छुट्टी कर रहे हैं। एग्जांपल है टोलोइन। इसको कई बच्चे टोलोइन भी बोलेंगे, जो आपका मन करे आप बोलो, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। टोलोइन ये घर वाला नाम है, कॉमन नेम, IUPAC नहीं है। किसका कॉमन नेम है ये? टोलोइन का तो है ही, मतलब खुद कॉमन है। ये मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम है। मिथाइल बेंजीन इज IUPAC। तो बेंजीन के ऊपर क्या लगाना है? मिथाइल लगाना है। बनाना मतलब देख लो सिर्फ, ये CH3 इस पर से लियो, ये डबल बॉन्ड ये ऐसे दिखा देता हूं। क्या बोला था अपन ने? एक डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए और उससे आगे सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन का क्या करना होता है? ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड, बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना प्लीज। ये ना अभी गलती करोगे तो बहुत बड़ी। ये बॉन्ड यहाँ पे आके डबल हो गई, ये दोनों हाइड्रोजन एज इट इज। अच्छा इन दोनों को मैंने छेड़ा ही नहीं था, ये भी एज इट इज। और यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड, बॉन्ड बनाएगा। यही होता है ना, देखते जाओ एक बार, टाइम दे देंगे आपको बनाने के। स्ट्रक्चर काफी बनेंगे। क्यों काफी बनेंगे जतिन? अभी देखते जाओ, अभी देखते जाओ। नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज। हो गया हो गया हो गया, सब कुछ होगा, टेंशन मत लेना, डरता क्यों? ठीक है जी। अब एक बार देखो, मैंने ना एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए थे। एक हाइड्रोजन के कितने स्ट्रक्चर बने? 3 के करने हैं, कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। मैंने कितने बनाए अभी? अब यही स्ट्रक्चर दोबारा बनाऊंगा इसको पॉजिटिव चार्ज करके, फिर यही स्ट्रक्चर दोबारा बनाऊंगा इसको पॉजिटिव चार्ज करके। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है तो रिपीटिशन ही। प्लस एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। भाई ऐसे ही यहाँ ढोल बनेंगे, नहीं बना रहे, सही है? तो ये बेंजीन वाली रिप्रेजेंटेशन है, इसको कर लो, बाकी फिर अपन करेंगे कल। इसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया, हाइपर कंजुगेशन को यूज करके एल्कीन्स की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो कल करवाऊंगा। उसी के साथ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट्स के बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन बचा इसमें। ये थी हाइपर कंजुगेशन, बाकी पे अपन डिस्कस करेंगे कल।